हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 16 का पार्ट सेकंड। अगर अभी तक आपने पार्ट फर्स्ट विजिट नहीं किया हो तो इस कार्ड पर क्लिक करके पार्ट फर्स्ट विजिट कर सकते हैं। पार्ट सेकंड में अपन ने जहां पार्ट फर्स्ट एंड किया था उसके आगे से स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है जो आपकी बुक का था वो था एप्लीकेशन एंड अचीवमेंट ऑफ प्लांट एंड टिश्यू कल्चर। प्लांट टिश्यू कल्चर की क्या लिखनी थी, अचीवमेंट लिखनी थी और उसकी एप्लीकेशन लिखनी थी। ये टॉपिक आपके कट हो चुका है, इसलिए मैं सिर्फ पॉइंट पॉइंट लिखवा रहा हूं कि क्या क्या अचीवमेंट थी। एक माइक्रो प्रोपोगेशन था कि प्लांट टिश्यू कल्चर से अपन माइक्रो प्रोपोगेशन कर सकते हैं और वो अपन ने देख भी लिया था। सेकंड अचीवमेंट थी अपन वायरस फ्री प्लांट जनरेट कर सकते हैं। वायरस फ्री प्लांट जनरेट करने के लिए अपन क्या करते थे, बेसिकली क्या करते हैं कि जो एपिकल टिश्यू होते हैं प्लांट के, एपिकल मेरिस्टेम, वहां से सेल्स निकालते हैं और वहां पर कभी भी इंफेक्शन नहीं होता तो वहां से सेल निकाल के टिश्यू कल्चर करके पूरा प्लांट जनरेट करते थे। थर्ड जो अपने था वो था आर्टिफिशियल और इनकैप्सुलेटेड सीड अपन को ड्रॉ करने। सीड जो होते हैं वो कैसे बनाएंगे आर्टिफिशियल सीड, देखो पहले सोमेटिक हाइब्रिड बनाएंगे, ये अपन ने पार्ट फर्स्ट में डिस्कस भी किया था, और फिर उन सोमेटिक हाइब्रिड को इनकैप्सुलेट कर देंगे, जो चीज बनेगी उसे क्या कहेंगे, आर्टिफिशियल सीड कहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है एम्ब्रियो रेस्क्यू, ये भी अपने पार्ट फर्स्ट में किया था कि अगर इमेच्योर एम्ब्रियो है और वो डेवलप होने में प्रॉब्लम है तो उन एम्ब्रियो की सेल लेकर एम्ब्रियो कल्चर करवा सकते हैं और फिर पूरा प्लांट बना सकते हैं, इसको क्या कहेंगे, एम्ब्रियो रेस्क्यू। प्रोडक्शन ऑफ एंड्रोजेनिक हैप्लॉइड, एंड्रोजेनिक हैप्लॉइड बनाने के लिए अपन पॉलन ग्रेन कल्चर या एंथर कल्चर करवाते हैं। और प्रोडक्शन ऑफ ट्रिप्लॉइड प्लांट, ट्रिप्लॉइड प्लांट बनाने के लिए अपन ट्रिप्लॉइड टिश्यू का कल्चर करवाएंगे। कौन सा होता है ट्रिप्लॉइड टिश्यू, एंडोस्पर्म होता है, तो एंडोस्पर्म से कल्चर करवा सकते हैं। ये सारे डिटेल में भी थे लेकिन अब ये टॉपिक कट हो चुका है। ठीक है। नेक्स्ट अपना है मेथड ऑफ जीन ट्रांसफर। देखो अपन ने चैप्टर नंबर 15 में जीन ट्रांसफर के मेथड किए थे, उसमें अपन ने देखा था कि वेक्टर से अपन जीन ट्रांसफर कर सकते हैं। यहां जो टॉपिक है वो अपन ने हायर प्लांट के हिसाब से अपन को डिस्कस करना, बोले तो मोनोकॉट डाइकॉट के लिए अपन को ये स्टडी करना, तो प्लांट में जीन कैसे ट्रांसफर करेंगे उसके मेथड स्टडी करने। तो प्लांट में जीन ट्रांसफर के दो मेथड हो सकते हैं। पहला जो मेथड है उसे कहेंगे वेक्टर मीडिएटेड, बोले तो इनडायरेक्ट मेथड, मतलब इसमें वेक्टर जो होगा पहले आप वेक्टर में वो इंसर्ट कराओगे, फिर वेक्टर जो है वो डिजायर्ड जीन को, डिजायर्ड जो अपनी जीन है या डीएनए है उसको अपने क्या करेगा, प्लांट में इंसर्ट करवाएगा। और सेकंड है डायरेक्ट जीन ट्रांसफर। डायरेक्ट जीन ट्रांसफर में अपन बिना वेक्टर के जो डिजायर्ड जीन है उसको डायरेक्टली किसी तरीके से सीधा ही प्लांट सेल में इंसर्ट करवा देते हैं। तो अगर वेक्टर यूज कर रहे हैं तो इनडायरेक्ट मेथड, बिना वेक्टर के कर रहे हैं तो डायरेक्ट मेथड, कोई तकलीफ नहीं। अब पहले अपन देखते हैं वेक्टर मीडिएटेड और इनडायरेक्ट मेथड। इसमें आप दो तरह की ऑर्गेनिज्म यूज कर सकते हो, एक बैक्टीरिया और एक वायरस। बैक्टीरिया जब यूज करते हैं तो प्लांट के केस में वो बैक्टीरिया होता है एग्रोबैक्टीरियम, और फिर उस एग्रोबैक्टीरियम को दो तरीके से यूज कर सकते हैं। मतलब पहला जो तरीका होगा वो टिश्यू कल्चर से और दूसरा होगा इन प्लांटा मेथड। तो एक तो अपन को ये एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड जीन ट्रांसफर करना है, इसमें अपन एग्रोबैक्टीरियम के बारे में, टीआई प्लाज्मिड के बारे में सब देख लेंगे। उसका लास्ट जो स्टेप होगा वो होगा टिश्यू कल्चर, वहां पर बाकी सब सेम रखना है और टिश्यू कल्चर नहीं करके एक अपन तरीका देखेंगे इन प्लांटा मेथड, उससे कराएंगे। तो पहला और लास्ट जो है वो दोनों ही बैक्टीरिया से अपन को क्या कराना, इंसर्ट, और बीच में वायरस से अपन को क्या कराना, जीन ट्रांसफर। एक्चुअल में डिस्क्रिप्शन सिर्फ एक का है, एग्रोबैक्टीरियम वाले का, ये तो सिर्फ नाम नाम लिखे हुए। तो स्टार्ट करते हैं पहले से इनडायरेक्ट मेथड से या वेक्टर मीडिएट मेथड से, और इसमें भी फर्स्ट करते हैं कौन से, एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड जीन ट्रांसफर। तो सबसे पहले अपन ये डिस्कस कर लेते हैं कि एग्रोबैक्टीरियम क्या है। तो एग्रोबैक्टीरियम बेसिकली एक सॉइल बैक्टीरिया है और ये प्लांट में क्या करता है, इंफेक्शन करवा के उसमें ट्यूमर बनाता है। जैसे अपने कैंसर में ट्यूमर बनती है ठीक वैसी ट्यूमर बनाता है जिसे अपन क्राउन गोल कहते हैं, या फिर कुछ प्लांट में ये हेरी रूट डिजीज भी प्रोड्यूस करवाता है। अब एग्रोबैक्टीरियम की दो स्पीसीज फेमस है, एक है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस, और ये प्लांट में क्या करता है, ट्यूमर फैलाता है और इससे जो डिजीज होती है उसे कहते हैं क्राउन गोल डिजीज। और दूसरा होता है एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीनस, इससे जो होती है हेरी रूट डिजीज होती है, कोई तकलीफ नहीं। अब एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस की बात करूं तो ये जो होता है अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन कराएगा। जब भी किसी चीज पे अनकंट्रोल सेल डिवीजन होता है तभी वहां पर क्या बनेगा, ट्यूमर बनेगा। तो ये प्लांट पे अनकंट्रोल सेल डिवीजन करवाएगा और ये करवाने के लिए ये प्लांट में
ऐसी जीन भेजेगा जो ऑक्सीन और साइटोकाइनिन ज्यादा बनाती है। आप सब जानते हैं कि ऑक्सीन जो होता है ग्रोथ हार्मोन है, साइटोकाइनिन भी ग्रोथ हार्मोन है। तो ऑक्सीन और साइटोकाइनिन के ज्यादा लेवल की वजह से इस प्लांट में क्या होगा, अनकंट्रोल सेल डिवीजन होगा, ट्यूमर बनेगा, जिसे क्या कहेंगे, क्राउन गॉल। ठीक है। और ये अनकंट्रोल सेल डिवीजन करवाने के लिए एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस के पास एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है जिसको कहते हैं टीआई प्लाज्मिड। क्या कहते हैं, टीआई प्लाज्मिड। तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस के पास में क्या होता है, टीआई प्लाज्मिड। इसमें टीआई का क्या मतलब है, ट्यूमर इंड्यूसिंग। बोले तो ये ट्यूमर इंड्यूस करवा सकता है, ट्यूमर बनवा सकता है। और प्लाज्मिड क्यों बोला, क्योंकि ये बैक्टीरिया के अंदर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है। तो अपन पहले पढ़ चुके हैं कि बैक्टीरिया के अंदर जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होते हैं उसे अपन क्या कहते हैं, प्लाज्मिड कहते हैं। और क्योंकि ये प्लाज्मिड ट्यूमर इंड्यूस करवा रहा है इसलिए इसको क्या कहेंगे, टीआई प्लाज्मिड कहेंगे। क्या कहेंगे, टीआई प्लाज्मिड। नेक्स्ट एक और चीज मैं बता देता हूं, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस में टीआई प्लाज्मिड होता है और एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन्स में आरआई प्लाज्मिड होता है। वो अपने सिलेबस में नहीं है, कोर्स में नहीं है। ठीक है। टीआई प्लाज्मिड जो होता है, टीआई प्लाज्मिड, आपने प्लाज्मिड के स्ट्रक्चर देखे, उसमें बहुत सारे अलग अलग रीजन होते हैं। तो इस टीआई प्लाज्मिड में एक रीजन होगा जिसे अपन कहेंगे टीडीएनए। क्या कहेंगे, टीडीएनए। अभी डिस्क्राइब करेंगे अच्छे से, पूरा डिटेल में देखेंगे टीआई प्लाज्मिड के बारे में भी। तो पहले अपन थोड़ा सा शॉर्ट में देखते हैं कि टीआई प्लाज्मिड में एक रीजन होता है जिसको कहते हैं टीडीएनए, और टी मींस ट्रांसफर डीएनए। मतलब टीआई प्लाज्मिड का ये हिस्सा जो होता है प्लांट क्या करते हैं, सॉरी ये एग्रोबैक्टीरियम क्या करता है, प्लांट में इंसर्ट करवा देता है। और ये टीडीएनए फिर प्लांट के जेनेटिक मटेरियल के साथ फ्यूज हो जाता है और जेनेटिक मटेरियल के साथ फ्यूज होकर प्लांट की सेल को ट्रांसफॉर्म कर देता है। और ट्रांसफॉर्म होने के बाद वो ऑक्सीन और साइटोकाइनिन बनाने लगती है, वो भी जरूरत से ज्यादा। और इस इतनी हाई अमाउंट के ऑक्सीन और साइटोकाइनिन से प्लांट में क्या बनेंगे, ट्यूमर बनेंगे। और वही ट्यूमर क्या कहलाते हैं, क्राउन गॉल कहलाते हैं। मतलब ये जो बैक्टीरिया है प्लांट में क्राउन गॉल डिजीज लाने के लिए क्या करेगा, अपने अंदर का टीआई प्लाज्मिड जो है उसको क्या करता है, ट्रांसफर करता है। और टीआई प्लाज्मिड का टीडीएनए जो है वो प्लांट के जेनेटिक मटेरियल के साथ जाके जुड़कर उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को चेंज कर देता है। जनरली अपन ऐसा किसमें करते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग में करते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग में अपन एक डिजायर्ड डीएनए को क्या करते हैं, किसी होस्ट के डीएनए के साथ फिट करके उसे ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। एग्रोबैक्टीरियम नेचुरली ऐसा करता है, ये इसके पैथोजन साइकिल का हिस्सा है। यही वजह है एग्रोबैक्टीरियम को क्या कहते हैं, नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर। क्या कहते हैं, नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर। तो टीआई प्लाज्मिड कंटेन टी-डीएनए, ट्रांसफर डीएनए। बैक्टीरिया ट्रांसफर दिस इनटू होस्ट एंड इंटीग्रेट इट विथ होस्ट डीएनए। ये होस्ट डीएनए के साथ इंटीग्रेट कर देगा। नाउ इट ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट, जिससे होस्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो जाएंगे। ये अपने जेनेटिक इंजीनियरिंग के जैसा है, इसलिए इसे नेचुरल जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। अब जो होस्ट है वो क्या करेगा, ट्यूमर बनाएगा। क्यों बनाएगा, क्योंकि वो एक्सेसिव ऑक्सीन और साइटोकाइनिन प्रोड्यूस करेगा। अब अपन आगे क्या करेंगे, ये अपन एग्रोबैक्टीरियम के बारे में स्टडी कर ली। अब एग्रोबैक्टीरियम का टीआई प्लाज्मिड का स्ट्रक्चर देखेंगे और फिर देखेंगे कि टीआई प्लाज्मिड कैसे अपना वो डिजीज साइकिल चलाता है। और फिर अपन देखेंगे अगर इसे जेनेटिक इंजीनियरिंग की तरह यूज करना है तो अपन को क्या करना होगा। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लेते हैं अपन टीआई प्लाज्मिड। तो देखो सबसे पहले ये देखते हैं टीआई क्या है और प्लाज्मिड क्या है। तो अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। टीआई बोले तो ट्यूमर इंड्यूसिंग, और प्लाज्मिड अपन सब जानते हैं कि बैक्टीरिया के अंदर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए जो होता है उसे प्लाज्मिड कहते हैं। ये जो डीएनए, ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, इसकी साइज 200 kb है और इसमें एक टी डीएनए स्पेसिफिक रीजन होता है, इसको अभी अपन डिस्कस करते हैं, जिसकी साइज होती है 12 to 24 kb। अब देखो अगर इसके रीजन्स देखें तो ये एक टीआई प्लाज्मिड है जो जनरली दूसरे प्लाज्मिड का जैसा ही है और इसमें भी कुछ सर्टेन रीजन्स है। तो इसमें खुद का ओआरआई या ओआरआई होता है, बोले तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है। तो ये इंडिपेंडेंटली क्या कर सकता है, रेप्लिकेट कर सकता है। दूसरा, इसमें एक वायरुलेंट रीजन होता है। ये रीजन क्या करता है, जब एक्टिवेट होगा तो ये जो टी डीएनए रीजन है यहां से लेकर यहां तक के जो ये रीजन है, इसको ये क्या करता है, बैक्टीरिया से किसके अंदर ट्रांसफर कर देता है, प्लांट के अंदर, और उसे इन्फेक्टेड कर देता है। ठीक है, एक इसमें टी डीएनए जो रीजन है जो यहां से यहां तक होता है, ये दोनों बॉर्डर कहलाते हैं, लेफ्ट बॉर्डर और राइट बॉर्डर। इसके अलावा इसके अंदर देखो दो ऐसे रीजन है, जो एक रीजन जो है वो ऑक्सीन सिंथेसिस करवाएगा, एक रीजन जो है साइटोकाइनिन सिंथेसिस करवाएगा। और इन दोनों रीजन के जब
ट्रांसफर होगा, मतलब ये टी डीएनए पूरा ही ट्रांसफर होगा प्लांट के अंदर, और जब वो जाएगा तो ये दोनों रीजन भी जाएंगे। ये दोनों रीजन की वजह से प्लांट में एक्स्ट्रा ऑक्सीन और साइटोकाइनिन फॉर्म होगा, जिससे अनकंट्रोल सेल डिवीजन होगा, ट्यूमर बनेगी। क्या बनेगी? ट्यूमर बनेगी। तो अगर मुझसे पूछा जाए कि इस टी डीएनए में से ट्यूमर कौन इंड्यूस कराता है, तो ये वाला रीजन करवाता है। उसके अलावा एक और रीजन होता है जिसे क्या कहते हैं? ओपाइन रीजन, जो OCS और NOS हो सकता है, जिसके बेसिस पे कि मतलब कौन सा ओपाइन बन रहा है। अगर अपने ये दो तरह के ओपाइन होते हैं, एक होते हैं ऑक्टापाइन, ठीक है, अगर ऑक्टापाइन वाली जीन है तो OCS जीन होगी, और एक होता है नोपालाइन, अगर वो ओपाइन बन रहा है तो NOS जीन होगी। अब ये ओपाइन होते क्या है? तो ओपाइन बेसिकली ऐसे सोर्स हैं जिसकी वजह से फिर जो होता है अपने नाइट्रोजन, कार्बन और एनर्जी का सोर्स मिलेगा बैक्टीरिया को, ठीक है। तो बैक्टीरिया जो है उसको एनर्जी का सोर्स मिल पाएगा ये ओपाइन बनाने के बाद, नाइट्रोजन और कार्बन मिलेगा, और ये बनाने के लिए, ये ओपाइन बनाने के लिए उसके पास एक जीन होती है, और इस जीन की वजह से वो प्लांट में क्या करता है? ओपाइन सिंथेसिस करवाएगा, ठीक है। इस ओपाइन से अपन को कुछ खास प्रॉब्लम नहीं है, अपन को प्रॉब्लम किससे? इस वाले पार्ट से, ठीक है। एक ओपाइन कैटाबॉलिज्म, मतलब उस ओपाइन को यूटिलाइजेशन करने वाला जो पार्ट होता है उसे कहते हैं ओपाइन कैटाबॉलिज्म। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, पहले तो अपन इस पूरे बैक्टीरिया में, सॉरी इस प्लाज्मिड में जो रीजन है उनके बारे में देखते हैं। तो पहला रीजन कौन सा है? टी डीएनए, जिसको क्या कहते हैं? ट्रांसफर डीएनए, क्योंकि ये वाला रीजन ही बैक्टीरिया क्या करेगा? अपने प्लाज्मिड से किस में ट्रांसफर कराएगा? दूसरे के अंदर। दिस सेगमेंट ऑफ टीआई प्लाज्मिड ट्रांसफर इनटू होस्ट, और इसके अंदर तीन तरह की जीन्स होती है। एक कौन सी है? AUX जीन जो ऑक्सीजन सिंथेसिस करवाती है, एक CYT जीन जो साइटोकाइनिन सिंथेसिस करवाती है, एक OCS NOS जो भी हो ओपाइन सिंथेसिस करवाएगी। तो ऑक्सीजन और AUX और CYT ये तो क्या करेगी? फाइटो हार्मोन, ऑक्सीजन और साइटोकाइनिन सिंथेसिस करवाएगी, जिससे ट्यूमर बनेगा। एक OCS और NOS जीन होती है जो ऑक्टापाइन और नोपालाइन क्या करती है? सिंथेसिस करवाती है। ये आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस जो होता है कौन से ओपाइन सिंथेसिस करवाता है? कौन से कराता है? ऑक्टापाइन और नोपालाइन। ओपाइन काम क्या करता है? ओपाइन जो होता है वो सोर्स की तरह यूज करते हैं नाइट्रोजन, कार्बन और एनर्जी की। एक अपन ने और एग्रोबैक्टीरियम देखा था, एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन, उसके अंदर कौन से ओपाइन होते हैं? उसके अंदर एग्रोपाइन और मेनोपाइन होते हैं, ठीक है। अब ये टी डीएनए जो होता है उसके अंदर लेफ्ट और राइट बॉर्डर भी होता है, और इसको अपन इंसर्ट करने के लिए क्या करेंगे? यूज करेंगे। मैं आपको यही क्लियर कर देता हूं, जब अपन को टी डीएनए को अपने पर्पज के लिए वेक्टर की तरह यूज करना होगा तो अपन क्या करेंगे? इस हिस्से को तो हटा देंगे, क्योंकि ये तो प्लांट में ट्यूमर बनाएगा, और इसकी जगह अपना डिजायर्ड जीन एंटर करवा देंगे। बाकी अपन को कुछ नहीं करना, बाकी इस बैक्टीरिया को खुद करना है। ये बैक्टीरिया जब इन्फेक्शन साइकिल चलाएगा तो अपने टीआई प्लाज्मिड का ये हिस्सा उसमें होस्ट में ट्रांसफर करेगा ही, तो अपना जो जीन सेगमेंट यहाँ इंसर्ट कर रखा है वो भी चला जाएगा, और साथ ही में ये प्लांट में कोई इन्फेक्शन भी नहीं करेगा, क्योंकि ट्यूमर बनाने वाली जीन तो अपन ने निकाल ली थी, ठीक है। बाकी के दो रीजन के बारे में आगे लिखा हुआ है, वायरुलेंस रीजन के बारे में, ओपाइन कैटाबॉलिज्म के बारे में, ORA के बारे में। पहले आप ये नोट कर लीजिए, फिर अपन वो भी डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है अपने वायरुलेंस रीजन। देखो, वायरुलेंस रीजन वो रीजन होता है जिसके एक्टिवेट होने पर ऐसी प्रोटीन बनेगी जो टी डीएनए को होस्ट के अंदर ट्रांसफर कराएंगे, ठीक है। तो ये वाला रीजन बहुत ही नेसेसरी है बैक्टीरिया के लिए भी और अपने जेनेटिक इंजीनियरिंग के पर्पज से भी, क्योंकि इसी की वजह से टी डीएनए किसके अंदर ट्रांसफर होगा? होस्ट के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है ओपाइन कैटाबॉलिज्म जीन। ये जो जीन होती है वो ओपाइन के कैटाबॉलिज्म के लिए क्या होती है? रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। एक है ORI तो आपको पता है, एक अच्छे से बैक्टीरिया में, मतलब अच्छे से वेक्टर में, एक वेक्टर में अपने चैप्टर नंबर 15 में डिस्कस किया था, आइडियल वेक्टर वही होता है जिसके अंदर क्या होता है? ORI होता है। तो अगर ORI होगा तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होगा, तो वो सेल्फ रेप्लिकेशन, वो भी इंडिपेंडेंट रेप्लिकेशन की एबिलिटी रखेगा। तो ये तो अपने था किस किस के बारे में, अपन ने पहले किसके बारे में स्टडी की? एग्रोबैक्टीरियम के बारे में, और फिर अपन ने स्टडी की किसके बारे में? टीआई प्लाज्मिड के बारे में। तो अपन ने इन दोनों के बारे में तो स्टडी कर ली, लेकिन अपन को ये नहीं करना था, अपन को ये देखना है कि इसे वेक्टर की तरह कैसे यूज करते हैं। तो देखते हैं। तो टीआई प्लाज्मिड को वेक्टर की तरह यूज करने के लिए क्या करेंगे? उसका ऑक्सीन और साइटोकाइनिन प्रोड्यूसिंग जीन जो था, जो कि बेसिकली ट्यूमर फॉर्मिंग जीन है, उसे अपन हटा देंगे और उसकी जगह अपना डिजायर्ड जीन ऑफ इंटरेस्ट क्या कर देंगे? इंसर्ट कर देंगे।
ऐसे करने के बाद जो अपना टीआई प्लाज्मिड बनेगा वो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लाज्मिड हो जाएगा और वो बैक्टीरिया भी अपना जेनेटिक मॉडिफाइड बैक्टीरिया हो गया। अब इस एग्रोबैक्टीरियम जिसमें अपन ने ऐसे सब चेंजेस कर दिए हैं उसको प्लांट के पर्टिकुलर टिश्यू के साथ में क्या करते हैं, को कल्चर करवाते हैं। मतलब कल्चर मीडियम में क्या करेंगे, अपन प्लांट का टिश्यू ले लेंगे और साथ में एग्रोबैक्टीरियम ये मॉडिफाइड वाला ले लेंगे, ठीक है। और एक काम करेंगे, अपन इस टिश्यू पर इस एग्रोबैक्टीरियम को इन्फेक्शन के लिए अट्रैक्ट करने के लिए कुछ केमिकल भी ले सकते हैं। जनरली लीफ लेते हैं, टोमेटो, तंबाकू, पिटूनिया, ये जो टिश्यू लेते हैं ये नेचुरली एक ये सब्सटेंस सिक्रेट करती है एसिटोसिरिंगोन, और ये जो सब्सटेंस है ये क्या करेगा, उस कल्चर मीडियम में प्लांट टिश्यू के ऊपर अट्रैक्ट करेगा किसको, एग्रोबैक्टीरियम को, और फिर एग्रोबैक्टीरियम अपना इन्फेक्शन साइकिल चलाएगा और वो अपना टीडीएनए इसके अंदर इंसर्ट कर देगा। और अपने उसमें मॉडिफिकेशन कर दिया था तो टीडीएनए क्या लेके जाएगा, अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट कहां लेके चला जाएगा, उस प्लांट टिश्यू में। तो बेसिकली वो सारे टिश्यू की सेल जो है वो ट्रांसफॉर्म्ड हो जाएगी। फिर अपन उन ट्रांसफॉर्म सेल को आइडेंटिफाई करेंगे, किसके बेसिस पे करेंगे, जो ओपाइन वो सिंथेसिस करते हैं उनके बेसिस पे, ठीक है। एक बार जब ट्रांसफॉर्म सेल आइडेंटिफाई हो जाएगी तो फिर अपन उसका कल्चर करवा लेंगे, प्लांटलेट्स बनाएंगे, प्लांटलेट्स को ग्रो करवाएंगे और जीएम प्लांट बन जाएगा, ठीक है। इस तरीके से कौन कौन से प्लांट अपन ने ग्रो करवाए, गोल्डन राइस बनाया है, डिजीज रेजिस्टेंस प्लांट बनाया जो अभी अपन आगे करने वाले हैं, बीटी कॉटन करके बताएंगे आपको, इंप्रूव नाइट्रोजन फिक्सेशन प्लांट बनाए, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं अपन वायरस मीडिएटेड जीन ट्रांसफर। तो पहला अपन ने मेथड देखा था बैक्टीरिया से, जो क्या था एग्रोबैक्टीरियम, उससे कैसे अपन जीन ट्रांसफर कर रहे हैं। दूसरा वायरस मीडिएटेड जीन ट्रांसफर। अब जो ये वायरस मीडिएटेड जीन ट्रांसफर है इसमें बेसिकली अपने डिस्क्रिप्शन बिल्कुल नहीं है, अपन को सिर्फ वायरस के एग्जांपल लर्न करने जिससे अपन जीन ट्रांसफर कर सकते हैं। मैं आपको एक दो इंफॉर्मेशन और एक्स्ट्रा बता देता हूं। पहली चीज तो वायरस जो होते हैं उनसे अपन जीन ट्रांसफर कर सकते हैं, क्योंकि वायरस का हमेशा मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या रहता है, वायरस अपना जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो होस्ट के अंदर ट्रांसफर करता है, फिर वो उसका खुद का जेनेटिक मटेरियल होस्ट के जेनेटिक मटेरियल के साथ फ्यूज होता है। अगर अपन वायरस के जेनेटिक मटेरियल को अपने डिजायर्ड जेनेटिक मटेरियल से रिप्लेस कर दें तो वायरस अपना मटेरियल किसके अंदर पहुंचा देगा, प्लांट सेल के अंदर, और फिर प्लांट सेल क्या हो जाएगी, ट्रांसफॉर्म्ड हो जाएगी। इसलिए वायरस को अपन ने पहले भी डिस्कस किया है 15 चैप्टर में कि वायरस को अपन क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। वहां पर अपन ने बैक्टीरियोफेज वायरस को बताया था कि उसे मतलब क्या कर सकते हैं, अपन वेक्टर की तरह यूज कर सकते हैं। तो प्लांट वायरस जो होते हैं वो गुड वेक्टर हो सकते हैं क्योंकि वो इन्फेक्ट करते हैं सेल को और जो अपना जेनेटिक मटेरियल होता है होस्ट के अंदर डालते हैं। अब प्लांट वायरस को यूज करने के कुछ एडवांटेज भी है। पहला, ये जो होता है मतलब जेनेटिक मटेरियल को मैच्योर सेल में भी ट्रांसफॉर्म कर सकता है। जब अभी अपन ने एग्रोबैक्टीरियम में देखा था तो अपन ने देखा था कि उस सेल में ट्रांसफर करने के बाद अपन को उसका क्या करना पड़ेगा, टिश्यू कल्चर एकदम स्टार्ट से वापस स्टार्ट करना पड़ेगा, जबकि यहां ऐसा नहीं है। जो मैच्योर हो चुकी है सेल उसके अंदर भी जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर करवा के उसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी चेंज करवा सकते हैं। दूसरा पॉइंट, ये जो होता है प्लांट हमेशा सिस्टेमिक फॉर्म में क्या करता है, इन्फेक्शन करता है। सिस्टेमिक फॉर्म का मतलब है कि धीरे धीरे ये अपना इन्फेक्शन पूरे प्लांट सेल में क्या कराता है, स्प्रेड करवाता है पूरे प्लांट में। तो इसका मतलब अपना डिजायर्ड जेनेटिक मटेरियल धीरे धीरे पूरे प्लांट में क्या हो जाएगा, फैल जाएगा, ठीक है। कौन कौन से वायरस को अपन यूज कर सकते हैं उनके नाम याद रखने हैं। तो एक कोलिमो वायरस याद करना है जो कि एक तरह का डीएनए वायरस है, मतलब इसमें जेनेटिक मटेरियल क्या होगा, डीएनए। उसका एक एग्जांपल याद रखना है, ये एक कैटेगरी का नाम है, इसका एक एग्जांपल है कॉलीफ्लावर मोजैक वायरस। दूसरा है जेमिनी वायरस, ये भी एक डीएनए वायरस है, इसका भी जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है और इसका एक एग्जांपल याद रखना है, आपने शायद 11th में पढ़ा हो, येलो मोजैक वायरस, ठीक है। और तीसरा है टीएमवी वायरस, तंबाकू मोजैक वायरस, जो बेसिकली कैसा है, एक आरएनए वायरस है, ठीक है। नेक्स्ट अपन एक और चीज, आरएनए वायरस जो होंगे जब किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जाते हैं तो पहले रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से आरएनए से क्या बनाएंगे, डीएनए, और फिर वो मतलब जो अपना जो डिजायर्ड जीन है, मतलब जो भी जीन है उसको इंसर्ट करवाते हैं, ठीक है। ये तो अपने वायरस से था। अब देखो, जब एग्रोबैक्टीरियम से अपन ने स्टडी की थी तो ध्यान से सुनना मेरी बात, उसमें अपन ने क्या किया था, जो अपने जेनेटिक मॉडिफाइड टीआई प्लाज्मिड था उसका जो टी डीएनए था उसमें कुछ छेड़छाड़ी करके अपना डिजायर्ड डीएनए उसमें एंटर करवा दिया, बोले तो टीआई प्लाज्मिड को जेनेटिकली मॉडिफाइड कर दिया और फिर उसको क्या कराया, इन्फेक्शन करवाया किसके, सेल्स के साथ, पर्टिकुलर टिश्यू में, और फिर उस टिश्यू का अपन ने प्लांट टिश्यू कल्चर किया और प्लांट टिश्यू कल्चर करके अपन ने ऑर्गेनिज्म बनाया।
अगर मैं बिना प्लांट टिश्यू कल्चर यूज किए अगर ऐसा करूं तो फिर उसे क्या कहेंगे, इन प्लांटा मेथड। तो डायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एग्रोबैक्टीरियम, मतलब एग्रोबैक्टीरियम से किसी भी सेल को ट्रांसफॉर्म्ड करना, लेकिन विदाउट टिश्यू कल्चर, टिश्यू कल्चर नहीं होना चाहिए, उसे अपन क्या कहेंगे, इन प्लांटा मेथड। ये मेथड जो है फिल्जमैन और मार्कस ने क्या किया था, डिस्कवर्ड किया था। ठीक है, अब इसमें करना क्या है, इन्होंने क्या किया, जेनेटिकली मॉडिफाइड एग्रोबैक्टीरियम, मतलब वो एग्रोबैक्टीरियम जिसका टीआई प्लाज्मिड मॉडिफाइड किया जा चुका है, जिसमें अपन ने अपना डिजायर्ड डीएनए इंसर्ट कराया हुआ है, उस जेनेटिकली मॉडिफाइड एग्रोबैक्टीरियम को क्या करते हैं, सीड के साथ में रखते हैं। और किसके सीड, अरेबिडोप्सिस के सीड के साथ में रखे। तो उन्होंने क्या किया, जो एग्रोबैक्टीरियम था उन्होंने सीड को इन्फेक्ट कर दिया। क्या कर दिया, सीड को इन्फेक्ट कर दिया, मतलब सीड की सेल्स के अंदर अपना जेनेटिक मटेरियल इंसर्ट करा दिया। बोले तो अपना डिजायर्ड डीएनए भी वहां पहुंच चुका है। उसके बाद जैसे ही अपन इस सीड को जर्मिनेट करवाते हैं, किसके अंदर, एंटीबायोटिक फ्री मीडियम में, जहां पर ऐसे एंटीबायोटिक में, मतलब ऐसे मीडियम में, कल्चर मीडियम में ग्रो करवाते हैं जहां पर अपने क्या नहीं किए, कल्चर मीडियम तो क्या कहेंगे, मतलब जिसमें सारा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवा है, कल्चर नहीं करवा रहे, सीड जर्मिनेशन के लिए जो जो रिक्वायरमेंट है वो सब दे रहे हैं, पर एंटीबायोटिक नहीं रखते, क्योंकि एंटीबायोटिक रखेंगे तो हो सकता है एग्रोबैक्टीरियम वगैरह जो है वो डेड हो जाए, तो इन्फेक्शन का साइकिल पूरा नहीं होगा। तो जैसे ही अपन इसको एक न्यूट्रिशन मीडियम में क्या कराते हैं, ग्रो करवाते हैं, तो ये सीड क्या होंगे, जर्मिनेट होंगे। इसमें से कुछ सीड ऐसे होंगे जो नॉर्मल होंगे, और कुछ सीड ऐसे हैं जिनके अंदर डिजायर्ड डीएनए पहुंच चुका है, क्योंकि एग्रोबैक्टीरियम का इन्फेक्शन हो गया था। ठीक है, फिर अपन उनमें से छांट लेंगे, जो ट्रांसफॉर्म सेल होगी उनको अपन क्या कर लेंगे, छांट लेंगे। एक तरीका ये भी क्या है, इन प्लांटा मेथड है, क्योंकि अपन ने विदाउट जेनेटिक वो क्या कहते हैं, प्लांट टिश्यू कल्चर के क्या किया, एग्रोबैक्टीरियम से अपन ने ट्रांसफॉर्म सेल बना ली। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, जो एपिकल मेरिस्टेम होता है एम्ब्रियो का, मतलब जब सीड जर्मिनेट हो रहा था तो उसका जो एम्ब्रियो बन रहा था, उस एम्ब्रियो में इंफेक्शन करवा दे। ठीक है, और इंफेक्शन करा दे, वो एम्ब्रियो आगे ग्रो हो गई, और वो इंफेक्टेड एम्ब्रियो जब ग्रो होगा तो उसके अंदर वो डिजायर्ड डीएनए भी अपना काम कर देगी। ठीक है, तो ये दो मेथड है जिससे अपन क्या करते हैं, बिना टिश्यू कल्चर के, ठीक है, एग्रोबैक्टीरियम से ट्रांसफॉर्म सेल बना लेते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन भी होता है, कुछ इसके मेथड भी होते हैं, फ्लोरल ड्रिप मेथड, वैक्यूम मेथड। अब वो सब अपनी बुक में है नहीं तो अपन उसको डिस्कस नहीं कर रहे। ठीक है, नेक्स्ट है डायरेक्ट मेथड ऑफ जीन ट्रांसफर। डायरेक्ट मेथड क्या होंगे, इनडायरेक्ट मेथड में अपन ने वेक्टर यूज किए थे, कोई लिविंग थिंग यूज की थी जैसे बैक्टीरिया और वायरस, और उनकी हेल्प से अपने डिजायर्ड डीएनए को क्या किया, होस्ट के अंदर ट्रांसफर करवाया। अगर बिना ऐसे ही अपन डिजायर्ड डीएनए को ट्रांसफर कराए तो उसको अपन क्या कहेंगे, डायरेक्ट मेथड। ऑल द मेथड ऑफ जीन ट्रांसफर इन विच बायोटिक फैक्टर यूज नहीं करेंगे, बोले तो बैक्टीरिया, वायरस या वेक्टर यूज नहीं करेंगे, नॉट यूज्ड आर नॉन एज डायरेक्ट मेथड ऑफ जीन ट्रांसफर, वो डायरेक्ट मेथड कहलाते हैं। कौन कौन से, एक है केमिकल मेथड जिसमें केमिकल्स यूज करेंगे, और एक फिजिकल मेथड जिसमें जीन गन होती है, इलेक्ट्रोपोरेशन होता है, लिपोसोम मीडिएटेड जीन ट्रांसफर होता है, माइक्रो इंजेक्शन होता है, लेडर मीडिएटेड जीन ट्रांसफर होता है, और सिलिकॉन कार्बाइड मेथड होता है। इसमें से ये दो की अपनी बुक में सिर्फ नाम दे रखे हैं, तो ये अपन डिस्क्रिप्शन नहीं करने वाले, अपन सिर्फ इन चार को, ऊपर के चार और केमिकल मेथड को डिस्कस करेंगे, कोई तकलीफ नहीं। तो पहले आप ये नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे करते हैं। तो फर्स्ट मेथड देखते हैं अपन, केमिकल मेथड। देखो केमिकल मेथड में अपन क्या करते हैं, पीईजी जिसकी फुल फॉर्म होती है पॉली इथाइलिन ग्लाइकॉल, पॉलीविनाइल एल्कोहल और कैल्शियम फॉस्फेट। इसे एनसीईआरटी में ऐसे बोला हुआ है कि बाईवेलेंट कैटाइन यूज करना है, क्योंकि कैल्शियम में क्या होता है, Ca+2, बाईवेलेंट हुआ ना, तो इस नाम से दे रखा है। तो कैल्शियम फॉस्फेट, ये सब जो होते हैं केमिकल क्या करते हैं, जो मेम्ब्रेन जो होती है उसको इंड्यूस करते हैं, किसके लिए, एंट्री ऑफ डीएनए के लिए। मतलब इन सब से ट्रीट करने के बाद डीएनए की एंट्री आसानी से हो जाती है। तो पहले अपन देखते हैं प्रॉब्लम क्या है। तो देखो जो सेल मेम्ब्रेन जो होती है, पहले एक सबसे पहली चीज तो आपको ये याद रखनी है कि जब भी अपन ऐसा यूज करेंगे प्लांट सेल में, सबसे पहले सेल वॉल को रिमूव करेंगे और फिर क्या ऑब्टेन करेंगे, प्रोटोप्लास्ट। अब प्रोटोप्लास्ट की जो सबसे बाहर वाली लेयर जो होती है वो बेसिकली क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन होती है हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक बोले तो ये मतलब लिपिड सॉल्युबल चीजों को आसानी से क्या करती है, एंट्री देती है। जबकि डीएनए जो है एक तरह का हाइड्रोफिलिक और चार्ज पार्टिकल है, तो वो आसानी से सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाएगा। लेकिन अब अगर अपन इन सब से ट्रीट करें, स्पेशली कैल्शियम फॉस्फेट वगैरह से, तो ये क्या करते हैं कि जो सेल मेम्ब्रेन जो होती है उसकी परमेबिलिटी बढ़ा देते हैं, किसके लिए, डीएनए के लिए। फिर डीएनए आसानी से अंदर की तरफ क्या करेगा, एंटर कर पाएगा।
तो अपन ने क्या करना चाहिए, अपन को सबसे पहले प्लांट सेल लेनी है, उसका सेल वॉल रिमूव कर देनी है और क्या बना देना है, प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट रिमूव करने के बाद जो आउटर लेयर है जो कि सेल मेम्ब्रेन है वो हाइड्रोफोबिक होती है। डीएनए कैसा होता है, चार्ज पार्टिकल। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसे या तो कैल्शियम फॉस्फेट बोले तो बाईवैलेंट कैटायन से ट्रीट करते हैं या पीईजी से। ये दोनों चीजें क्या करती है, परमेबिलिटी बढ़ा देती है। बेसिकली Ca+2 जो होती है वो परमेबिलिटी बढ़ाती है और परमेबिलिटी बढ़ाने की वजह से एक एक करके डिस्कस करते हैं। Ca+2 परमेबिलिटी बढ़ा देती है जिससे डीएनए क्या होगा, अंदर आसानी से एंटर करेगा। एक बार अंदर आने के बाद वो न्यूक्लियस में चला जाएगा, न्यूक्लियस में जाके ऐड हो जाएगा जिससे डिजायर्ड डीएनए क्या होगा, होस्ट डीएनए के साथ इंटीग्रेट हो जाएगा। दूसरा पीईजी जो होता है, ये बेसिकली जब पीईजी यूज करते हैं तो अपन लिपोसोम बनाते हैं, जो अपन फिजिकल मेथड में डिस्कस करेंगे। उस लिपोसोम के अंदर पहले से क्या होते हैं, डीएनए होते हैं। ठीक है, अब कैसे आए वो अभी अपन देखेंगे। और फिर ये क्या करते हैं, इस सेल को पीईजी से क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं। जैसे ही करते हैं तो ये लिपोसोम को अपनी सरफेस पे चिपका लेती है। ठीक है, और अब इसके अंदर का जो डीएनए है वो कहाँ चला जाएगा, आगे चला जाएगा। तो बेसिकली ये दोनों क्या करते हैं, परमेबिलिटी बढ़ाते हैं, या लिपोसोम या डीईएई ऐसे सब्सटेंस को जिनके ट्रांसफर को बढ़ा देते हैं। एक बार जब ये चीजें अंदर चली जाती है तो वो जो डिजायर्ड डीएनए जो है उसको होस्ट के साथ जोड़ने के लिए अपन हीट और शॉक ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं। बेसिकली जनरली ये चीजें अपन फिजिकल मेथड के साथ भी यूज कर सकते हैं। इसका केमिकल मेथड नाम इसलिए दिए रखा है क्योंकि इसमें अपन क्या यूज कर रहे हैं, सिर्फ केमिकल्स यूज कर रहे हैं। कोई तकलीफ नहीं। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अपन फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में। सबसे पहला है जीन गन मेथड। देखो नाम से ही क्लियर है, अपन जनरली क्या करते हैं, एक गन के अंदर क्या भरते हैं, बुलेट भरते हैं, और वो बुलेट जो होती है वो फायर करने पे वो बुलेट किसी टारगेट के अंदर इंसर्ट हो जाएगी। जीन गन में क्या करते हैं, ये रहा अपना टारगेट टिश्यू, और जिस डीएनए को अपन को इंसर्ट करवाना है उसे अपन इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। अब ये फॉर्म क्या है, इसमें अपन सेंटर में क्या लेंगे, गोल्ड और टंगस्टन लेंगे, उसके ऊपर डिजायर्ड डीएनए की कोटिंग कर देंगे। ठीक है, और फिर उसे इस तरीके के एक इंस्ट्रूमेंट में रखते हैं जिसे अपन क्या कहते हैं, जीन गन। इसमें क्या होता है, एक तो मैक्रो प्रोजेक्टाइल होता है, मैक्रो प्रोजेक्टाइल के ऊपर ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर चिपकेगा, और अपन ने गोल्ड और टंगस्टन जो लिया है उसको अपन क्या कहेंगे, माइक्रो प्रोजेक्टाइल। फिर उसके ऊपर वैक्यूम से या गैस से क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं। अपन यहाँ पे लिख देते हैं फ्रिंज पिस्टन, बोले तो पिस्टन होगी और धक्का मारेगी जिससे ये पूरा स्ट्रक्चर जो है यहां तक आएगा। लेकिन यहां आगे जो होगी स्टॉपिंग प्लेट होगी, और स्टॉपिंग प्लेट में बीच में गैप होगा जिसकी वजह से ये मैक्रो प्रोजेक्टाइल तो यहां रुक जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये इससे पास नहीं हो पाएगा, और माइक्रो प्रोजेक्टाइल जो है वो आगे निकल जाएंगे और ये बहुत ही स्पीड से आगे जाएंगे। तो फिर टारगेट जो सेल होगी उसके ऊपर गिरेंगे जैसे बुलेट गिरती है, और पेनिट्रेट करते हुए अंदर तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से जीन गन क्या करती है, काम करती है। तो इन दिस मेथड द माइक्रो पार्टिकल्स ऑफ गोल्ड एंड टंगस्टन पार्टिकल कोटेड विथ फॉरेन डीएनए। अब ये गोल्ड और टंगस्टन क्यों यूज कर रहे हैं, अगर आपका क्वेश्चन हो तो डीएनए को डायरेक्ट ऐसे बॉल के फॉर्म में अगर करेंगे तो वो इतना पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा, इसलिए अपन गोल्ड और टंगस्टन यूज करते हैं। जो ये पूरा जो चीज बनेगी वो आसानी से सेल के अंदर क्या करेगी, पेनिट्रेट कर पाएगी। तो विथ फॉरेन डीएनए एंड बम्बार्डेड इनटू टार्ग होस्ट सेल विथ हाई वेलोसिटी। अब हाई वेलोसिटी से करने के बाद क्या होता है, ये डिजायर्ड डीएनए जो गोल्ड के पार्टिकल पे कोटेड है, ये सेल वॉल को क्या करते हैं, पेनिट्रेट करते हैं, मेम्ब्रेन को भी पेनिट्रेट करते हैं, फिर उसके अंदर चले जाते हैं। फिर ये डीएनए जो है न्यूक्लियस में चला जाएगा, वहां इंटीग्रेट हो जाएगा और सेल को कैसा कर देगा, ट्रांसफॉर्म कर देगा। ऐसा मेथड अपन ने यूज कर रखा है किसके लिए, वीट, पैडी, मेज, तंबाकू, इन सब के लिए। ठीक है, एक मैं चीज बताना भूल गया हूँ शायद आपको, तो आप सुन लीजिए। देखो एग्रोबैक्टीरियम वगैरह से जो है वो जनरली डाइकोट में अपन क्या कर सकते हैं, जीन ट्रांसफर करा सकते हैं। मोनोकोट में एग्रोबैक्टीरियम से करवा नहीं पाते, तो उससे करवाने के लिए ये सारे मेथड काम में लिए जाएंगे फिजिकल मेथड। ऐसा नहीं है फिजिकल मेथड डाइकोट के लिए नहीं यूज कर सकते, लेकिन उसमें तो एग्रोबैक्टीरियम से भी करवा सकते हैं, पर मोनोकोट में सिर्फ यही मेथड बचते हैं। ठीक है, तो जीन गन कौन सी होती है, जिसमें एक गन जैसा ही मैकेनिज्म होता है, बुलेट की जगह ये अपने माइक्रो प्रोजेक्टाइल बनाया होता है जिसके अंदर क्या होता है, गोल्ड और टंगस्टन के ऊपर डिजायर्ड डीएनए होता है। इसे हाई वेलोसिटी के साथ पुश किया जाता है, किससे, जीन गन से, और जब वो टारगेट डीएनए पे, टारगेट टिश्यू पे लगती है तो उसे पेनिट्रेट करके उसके अंदर चली जाती है और डिजायर्ड डीएनए को भी पहुंचा देती है। ठीक है, नेक्स्ट मेथड है अपना इलेक्ट्रोपोरेशन। देखो ध्यान से समझना, इलेक्ट्रोपोरेशन में क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं अपन, एक कंटेनर लेते हैं, उसमें जो भी अपना टिश्यू है वो रख देते हैं, जिसके अंदर अपन को क्या करना है, डिजायर्ड डीएनए इंसर्ट करवाना है।
और साथ ही में यहाँ पर क्या करते हैं, डिजायर्ड वो डीएनए को भी ले लेते हैं और इन सबको एक सॉल्यूशन में फिल कर देते हैं। इसके बाद हाई वोल्टेज दिया जाता है। इस हाई वोल्टेज की वजह से ये जो टारगेट टिश्यू है इसकी सेल मेम्ब्रेन में टेम्पररी क्या बन जाते हैं, पोर बन जाते हैं और ये पोर टेम्पररी है, कुछ देर के लिए रहेंगे। अब इन पोर से ये डिजायर्ड डीएनए जो इसके आसपास है सॉल्यूशन के साथ एंटर कर जाएगा और इस सेल के अंदर चला जाएगा। क्योंकि अपन ने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करवा के उसमें पोर बनाए थे इसलिए इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोपोरेशन। तो क्या होता है, इन दिस मेथड पोर्स आर क्रिएटेड बाय इलेक्ट्रिसिटी। इन दिस मेथड टारगेट सेल और टिश्यू आर केप्ट इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग डिजायर्ड डीएनए। मतलब एक कंटेनर लेंगे, उसमें टारगेट टिश्यू भी होगा, सॉल्यूशन होगा और सॉल्यूशन में डिजायर्ड डीएनए भी होगा। उसके बाद हाई वोल्टेज दिया जाता है जिससे प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे टेम्पररी पोर बनते हैं और इन पोर से होता हुआ डिजायर्ड डीएनए सेल के अंदर एंटर कर जाता है। ये पोर टेम्पररी है, थोड़े दिन बाद बंद हो जाएंगे। जैसे ही उसके बाद सेल के अंदर चले गए उसके बाद ये न्यूक्लियस में तो अपने आप ही चले जाएंगे, क्योंकि न्यूक्लियस में क्या होते हैं, पहले से ही पोर होते हैं और फिर वो डीएनए के साथ इंटीग्रेट कर लेंगे जिससे क्या होगी, सेल क्या होगी, ट्रांसफॉर्म्ड हो जाएगी। जनरली इसको किसके लिए यूज करते हैं, मोनोकॉट के लिए। मैं पहले भी बता चुका हूं कि डाइकॉट के लिए तो एग्रोबैक्टीरियम भी होता है, पर मोनोकॉट के लिए यही मेथड बचते हैं। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड तरीका क्या है, लिपोसोम मीडिएटेड जीन ट्रांसफर। तो पहले अपन देखते हैं लिपोसोम क्या है। तो लिपोसोम जो है बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है किसके, लिपिड के। ये अपन ने बैग लाइक स्ट्रक्चर समझ लिया लिपिड के, और इसके चारों तरफ ये जो लिपिड की लेयर है बेसिकली फॉस्फोलिपिड लेयर है। अब ऐसा होने से क्या फायदा होगा इसको अभी डिस्कस करेंगे। इसके अंदर एक्वस चैम्बर होता है और इस एक्वस चैम्बर में अपन डिजायर्ड डीएनए भी रख सकते हैं, क्योंकि डीएनए जो होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है तो आसानी से चैम्बर में रहेगा। और लिपोसोम से बाउंड करने का क्या फायदा होगा, जब इस लिपोसोम को अपन किसी भी तरीके से सेल मेम्ब्रेन तक पहुंचाएंगे तो ये लिपोसोम की बाहर वाली बाउंड्री कैसी है, लिपिड की बनी हुई है, तो आसानी से सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या होगी, चली जाएगी, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन भी लिपोफिलिक होती है। अब इसको इसके पास में पहुंचाने के लिए अपन पीईजी वगैरह यूज करते हैं, जो अभी अपन ने केमिकल मेथड में डिस्कस भी किया था। तो एक बार अपन लिपोसोम बना लेते हैं। लिपोसोम कैसे बनाते हैं फिर बताता हूं। ये क्या होते हैं, लिपिड के बैग होते हैं जिसके अंदर क्या होता है, एक्वस चैम्बर होता है और उसमें डिजायर्ड डीएनए होता है। जब अपन इसे पीईजी पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल से ट्रीट करते हैं तो ये लिपोसोम जो होते हैं वो क्या होते हैं, सेल मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हो जाएंगे, जिससे डिजायर्ड डीएनए कहाँ चला जाएगा, सेल के अंदर, फिर कहाँ चला जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर, वहाँ इंटीग्रेट कर लेगा। इस पूरे प्रोसेस को अपन लिपोफिकेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, और ये मेथड जो होता है बैक्टीरिया, एनिमल, प्लांट सेल, किसी के लिए भी अपन क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अपना माइक्रो इंजेक्शन। देखो इसको समझते हैं। इंजेक्शन आप समझते ही हैं, किसी भी चीज में अगर इंजेक्शन की नीडल डालूं और फिर पीछे से जो भी फ्लूइड होगा वो उसके अंदर चला जाएगा। तो इंजेक्शन अपन कुछ चीज इंजेक्ट करने के लिए यूज कर सकते हैं। क्योंकि सेल बहुत छोटी होती है इसलिए अपन ने क्या बनाया, माइक्रो इंजेक्शन। अब इसमें क्या करते हैं अपन, पहले तो एक माइक्रो पिपेट यूज करते हैं, बहुत छोटी होती है, इससे सेल को क्या करते हैं, होल्ड करते हैं, और एक माइक्रो इंजेक्शन लेते हैं जिसके अंदर कुछ फ्लूइड की जगह क्या भरा होता है, डिजायर्ड डीएनए, और फिर माइक्रो नीडल की हेल्प से उसको, नीडल को अपन किस में एंटर करवाते हैं, न्यूक्लियस के अंदर, और इजेक्ट कर देते हैं, जिससे ये डिजायर्ड डीएनए डायरेक्ट न्यूक्लियस के अंदर या सेल के अंदर इंसर्ट हो जाता है। तो बाय दिस मेथड डिजायर्ड डीएनए इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस ऑफ प्लांट प्रोटोप्लास्ट। हाँ, एक और चीज, माइक्रो इंजेक्शन मेथड यूज करने के पहले सेल वॉल हटानी पड़ेगी। बोले तो ये मेथड किस पे अप्लाई कर सकते हैं अपन, प्रोटोप्लास्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अपन 0.5 to 1.0 माइक्रोमीटर डायमीटर की ग्लास नीडल लेकर क्या करेंगे, डिजायर्ड डीएनए को इंसर्ट करवा देंगे। ये मेथड सुटेबल होता है कब, जब प्रोटोप्लास्ट होता है। तो ये अपने 4 मेथड थे, अपन ने 1 by 1 चारों फिजिकल मेथड कर दिए। एक कौन सा था, जीन गन मेथड, एक अपने था लिपोसोम से, एक इलेक्ट्रोपोरेशन से, और एक क्या था, माइक्रो इंजेक्शन से। बहुत ही सिंपल से हैं, आराम से, ज़्यादा इनमें हौच पौच नहीं करना है, ज़्यादा अपन को डिस्क्रिप्शन भी नहीं लिखना, इतना ही लिखना है जितना बुक में दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट अपना है जीएमओ। जीएमओ क्या होता है, फुल फॉर्म देखते हैं, जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिससे जेनेटिक इंजीनियरिंग से क्या किया गया है, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन लाया गया है। अब मॉडिफिकेशन 2 तरीके का हो सकता है, या तो अपन बाहर से कुछ डिजायर्ड डीएनए उसके अंदर इंसर्ट करवाया, या फिर उसका खुद के जेनेटिक मटेरियल का कुछ हिस्सा कट करके उससे सील कर दिया गया, बोले तो उसमें से कुछ जीन निकाल ली गई है। दोनों ही तरीके से जो मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है वो क्या कहलाएंगे, जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जिसे शॉर्ट में क्या कहेंगे, जीएमओ।
तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म इज ऑर्गेनिज्म हुज जेनेटिक मटेरियल हैज बीन अल्टर्ड, उसे चेंज कर दिया गया, और किस मेथड से? जेनेटिक इंजीनियरिंग से। ठीक है, नेक्स्ट है जेनेटिक मॉडिफाइड फूड क्या होता है? तो ऐसे जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जिनसे अपन कुछ फूड भी ऑब्टेन कर सकते हैं, खाने की कुछ चीजें ऑब्टेन कर सकते हैं, इडिबल प्रोडक्ट ऑब्टेन कर सकते हैं, वो इडिबल प्रोडक्ट क्या कहलाएंगे? जेनेटिकली मॉडिफाइड क्या कहलाएंगे? फूड कहलाएंगे। The edible product which are obtained from genetic modified plant is known as genetic modified food. जैसे राइस जो होता है वो अपन क्या करते हैं? खाने के लिए यूज करते हैं, और वो अपने लिए एक स्टार्च का सोर्स है जो बॉडी में जाके ग्लूकोज बनाने वाला है। गोल्डन राइस करके एक राइस की क्या होती है? जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप होती है, जिसमें बेसिकली अपन क्या करते हैं? बीटा कैरोटीन बनाने वाली जीन इंसर्ट करवा देते हैं। और ये वाला गोल्डन राइस जब अपन खाते हैं तो अपने साथ राइस के जो न्यूट्रिएंट्स थे, बोले तो स्टार्च वगैरह, वो तो गई, एक बीटा कैरोटीन भी चला गया। बोले तो वो क्या होता है? विटामिन ए का प्रीकर्सर होता है, जिससे अपनी बॉडी में क्या बनेगा? विटामिन ए बनेगा। तो बेसिकली गोल्डन राइस खाने वाले पर्सन में स्टार्च के साथ साथ विटामिन ए भी गया। अब ये गोल्डन राइस कैसा फूड है? ये एक जेनेटिक मॉडिफाइड फूड है। क्यों? क्योंकि ये जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप से ऑब्टेन किया जा रहा है। ठीक ऐसे कैसे फ्लेवर सेवर करके एक टोमेटो की जेनेटिक मॉडिफाइड क्या होती है? क्रॉप होती है, जिसके बारे में अभी अपन आगे भी डिस्कस करने वाले। नेक्स्ट है राइट द स्टेप ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट डेवलपमेंट। मतलब अपन को प्लांट को ट्रांसजेनिक करना है, बोले तो जेनेटिक मॉडिफाइड करना है, उसमें कुछ डिजायर्ड जीन इंसर्ट करवानी, उसके स्टेप क्या होंगे? तो देखो ये स्टेप अपन ने लगभग चैप्टर नंबर 15 में किए थे। ठीक है, तो अपन शॉर्ट में इधर वापस करते हैं। देखो सबसे पहले अपन एक वेक्टर चूज करेंगे, और साथ में ये चूज करेंगे कि कौन सी जीन अपन को ट्रांसफर करनी है, वो फर्स्ट स्टेप होगा। ठीक है, सेकंड फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड, जो कि अपने जनरली एग्रोबैक्टीरियम का टीआई प्लाज्मिड जो होता है उसको क्या किया जाता है? यूज किया जाता है, उसमें मॉडिफिकेशन लाते हैं, जो अपनी डिजायर्ड जीन जो थी वो टीआई प्लाज्मिड के अंदर इंसर्ट करवा दी जाती है, और फिर जेनेटिक मॉडिफाइड टीआई प्लाज्मिड या एग्रोबैक्टीरियम बन जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा? ये अपना क्या हो गया? वेक्टर से अपन ने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लिया। फिर इस एग्रोबैक्टीरियम को क्या करेंगे? अपन इन्फेक्शन करवाएंगे, किसके अंदर? प्लांट के अंदर। उसके दो तरीके हैं, एक तो को टिश्यू कल्चर था जो अपन ने देखा था, एक इन प्लांटा मेथड था। ठीक है, उसके बाद जब वो उसके अंदर चला जाएगा तो वो सेल ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। उन ट्रांसफॉर्म सेल का अपन क्या करेंगे? सिलेक्शन करेंगे, और सिलेक्शन करने के लिए अपन क्या करते हैं? ओपाइन को यूज करते हैं कि भाई किसने अमीनो एसिड बनाए, उन सेल को अपन क्या करते हैं? सेलेक्ट कर लेते हैं, सेलेक्टेबल मार्कर के जैसे यूज हो जाएगा। उसके बाद जो अपन ने सेलेक्ट की गई है उससे अपन पूरा फुली ग्रोन प्लांट बनाएंगे, और फिर देखेंगे कि क्या वो प्लांट वो सारे इफेक्ट कर रहा है जिसके लिए अपन ने ये सब मॉडिफिकेशन किया। बोले तो जीन एक्सप्रेशन को चेक करेंगे और डिजायर्ड जो प्रोडक्ट होगा उसे ऑब्टेन करेंगे। ठीक है, तो ये स्टेप होते हैं। इन सारे स्टेप को इस चैप्टर में कोई डिस्क्रिप्शन नहीं दे रखा, क्योंकि ये सारी चीजें अपने चैप्टर 15 में बहुत डिटेल में कर ली थी। एक ही चीज नहीं थी कि प्लांट के केस में टीआई प्लाज्मिड जो होता है वो अलग तरीके का होता है, उसको अपन इस चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है राइट द एग्जांपल ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट विद ट्रांसफॉर्म्ड फ्लावर कलर। मतलब कुछ प्लांट ऐसे होते हैं, जैसे अपन ने गुलाब आप सब जानते हो कि नेचुरली कैसे कलर का होता है, पिंक कलर का, जो भी आप जो कलर आइडेंटिफाई कर पाए वैसे कलर का होता है। लेकिन अपन गुलाब के पेटल्स जो होते हैं उनको अपन जेनेटिक मॉडिफिकेशन से और अलग अलग कलर के भी बना सकते हैं। तो ऐसे ही कुछ प्लांट के एग्जाम्पल देने हैं। तो एक होता है पिटूनिया। अब पिटूनिया में नेचुरली ऑरेंज कलर के फ्लावर नहीं लगते, देखिए सैफ्रॉन कलर, केसर कलर या फिर ऑरेंज कलर जो है उसके फ्लावर नहीं लगते, लेकिन जेनेटिक मॉडिफाइड पिटूनिया जो होता है उसके ऊपर ऑरेंज कलर के या सैफ्रॉन कलर के फ्लावर लगता है। अब ऐसा कैसे हुआ? तो सबसे पहले क्या की गई, मेज जो होता है, मेज के जो दाने होते हैं आपने देखा होगा वो कैसे होते हैं, केसरिया, ऑरेंज, सैफ्रॉन कलर के होते हैं। उनके अंदर अगर ऐसा कलर आ रहा है इसका मतलब उसमें ऐसा कलर बनाने वाली कोई जीन होगी। उस जीन को आइसोलेट किया और पिटूनिया फ्लावर में इंसर्ट करवा दिया, तो फिर उसके फ्लावर की जो पेटल है वो कैसे कलर की होगी, ऑरेंज कलर की। ये एक एग्जांपल है। और एग्जांपल हो सकते हैं ब्लू कलर का रोज बना सकते हैं, ब्लू कलर की ट्यूलिप बना सकते हैं। ये जेनेटिक मॉडिफाइड ऐसे प्लांट है जिसमें अपने सिर्फ जेनेटिक मॉडिफिकेशन इसलिए किया है क्योंकि फ्लावर का कलर चेंज हो जाए। कोई तकलीफ नहीं, तो पहले आप ये नोट कर लीजिए, फिर अपन और भी एग्जाम्पल देखते हैं। तो फर्स्ट लेते हैं अपन जेनेटिक इंजीनियरिंग करके क्या कर सकते हैं, इंसेक्ट रेजिस्टेंस प्लांट ग्रो करवा सकते हैं। उसका एक एग्जांपल अपने है बीटी कॉटन। तो देखो बीटी कॉटन बनाने के लिए अपन जो बैक्टीरिया यूज करेंगे उससे शॉर्ट में कहते हैं बीटी, और बीटी बोले तो बेसिलस थुरेंजिस। बेसिलस थुरेंजिस बेसिकली एक तरह का सॉइल बैक्टीरिया होता है,
और वो नेचुरली एक प्रोटीन बनाता है, इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन बोले तो ऐसी प्रोटीन जो इंसेक्ट को मार सकती है, और उस प्रोटीन का नाम होता है बीटी टॉक्सिन। ये एक तरह का प्रोटोटॉक्सिन है, इसको समझे। प्रोटोटॉक्सिन मतलब ये अभी एक्टिव फॉर्म में नहीं है, और यही वजह है कि ये बैक्टीरिया खुद इस टॉक्सिन से नहीं मर रहा। जब ये इंसेक्ट के अंदर जाएगा तो इंसेक्ट की गट की जो एसिडिक पीएच जो होती है वो इस प्रोटीन को क्या करेगी, एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देगी, और फिर ये टॉक्सिन का काम करेगा। ठीक है, तो ये जो टॉक्सिन जो होती है इंसेक्ट को मार सकती है। ठीक है, और ये इंसेक्ट को कैसे मारती है, जब इंसेक्ट के अंदर चली जाएगी, उसकी गट की एसिडिक पीएच की वजह से वो एक्टिव हो जाएगी और फिर गट में छेद कर देगी, और पोर बनाने की वजह से वो इंसेक्ट मर जाएगा। ये बीटी टॉक्सिन जो है, जिसे अपन क्राई प्रोटीन भी कहते हैं, ये उस बैक्टीरिया में एक जीन की वजह से बनता है जिसे कहते हैं बीटी जीन, या उसी जीन को क्या कहते हैं, क्राई जीन। अब अपना काम हो गया, आप समझ ही चुके होंगे। अपन को क्या करना है कि इस जीन को निकाल कर, आइडेंटिफाई करके, आइसोलेट करके इसे किस में इंसर्ट करवा देना है, कॉटन में। तो एक बार अगर कॉटन में ये इंसर्ट हो जाएगी, अब इस कॉटन को जो नेचुरली कॉटन पे जो इंसेक्ट लगते हैं जैसे बॉल वॉर्म वगैरह, वो जब कॉटन के ऊपर फीड करेंगे, उनकी लीफ को खाएंगे, तो उसके साथ ये टॉक्सिन भी चला जाएगा और वो इंसेक्ट के लार्वा खुद ही मर जाएंगे। इससे उनकी पॉपुलेशन नहीं बढ़ेगी, प्लांट क्या रहेगा, सेफ रहेगा। ठीक है, तो दिस जीन इज आइसोलेटेड फ्रॉम बीटी बैक्टीरिया एंड देन ट्रांसफर टू कॉटन, और जो जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप बनेगी उसे अपन क्या कहेंगे, बीटी कॉटन। दिस ट्रांसजेनिक कॉटन क्रॉप और जीएम क्रॉप हैज रेजिस्टेंस अगेंस्ट बॉल वॉर्म। अब क्यों होगी रेजिस्टेंस, क्योंकि बॉल वॉर्म के लार्वा, पहले तो ये क्या होंगे, जो मतलब वॉर्म जो होगा वो क्या करेगा, एग देगा, और वो एग से लार्वा हैच होंगे, और लार्वा जो होंगे वो क्या करेगी, प्लांट की लीफ को खाएगी और प्लांट के लीफ को डिस्ट्रॉय कर देती है। लेकिन इस बार क्या होगा, वो जब थोड़ा सा खाएंगे तो जब ये प्रोटोटॉक्सिन उनके अंदर चला जाएगा, उनके अंदर जाके एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और उनके गट में क्या कर देगा, पोर बना देगा, जिससे वो जो लार्वा है वो मर जाएंगे, उनके नंबर बढ़ेंगे नहीं, और नेचुरली अपन ने क्या कर दिया, सेव कर दिया, बायोपेस्टिसाइड की तरह यूज किया इसे। नेक्स्ट लेते हैं हर्बिसाइड रेजिस्टेंस। तो देखो हर्बिसाइड जो होते हैं वो प्लांट को कैसे किल करते हैं। सबसे पहले वो क्या करेंगे, प्लांट में जो एमिनो एसिड बनते हैं उनके सिंथेसिस को रोक देंगे, और ये रोकने के लिए वो कुछ ऐसे सब्सटेंस बनाएंगे जो एमिनो एसिड सिंथेसिस करने वाली एंजाइम को क्या करते हैं, सप्रेस कर देते हैं, उसे काम करने नहीं देते। जिससे प्लांट पे एमिनो एसिड नहीं बनेगा, वो एमिनो एसिड प्लांट के लिए जरूरी होगा और प्लांट की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल है ग्लाइफॉस्फेट हर्बिसाइड जो होते हैं, वो बेसिकली क्या करते हैं, 5-इनॉल पायरुविक स्कीमेट 3-फॉस्फोसिंथेटेज, जिसे शॉर्ट में क्या कहते हैं, ईपीएसपी, इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। इस एंजाइम को क्या करते हैं, सप्रेस कर देते हैं, और ये एंजाइम सप्रेस हो जाएगा तो प्लांट में एरोमेटिक एमिनो एसिड बनेंगे नहीं, और एरोमेटिक एमिनो एसिड नहीं बनेंगे तो प्लांट क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा। अब अपन को इससे प्रोटेक्शन कैसे करना है, अपन को इस प्लांट की ऐसी जेनेटिक मॉडिफाइड वेराइटी बनानी है जो क्या करती हो, ईपीएसपी की बहुत हाई क्वांटिटी जनरेट करती हो, और इतनी अमाउंट में ईपीएसपी बनेगा तो ये जो है कुछ को ही सप्रेस कर पाएगा, कुछ एंजाइम को ही खराब कर पाएगा, तो बाकी के एंजाइम अपना काम करेंगे, जिससे इसका इफेक्ट क्या होगा, कम होगा। तो देखो वही लिखा हुआ है, इट फॉर्म जीएम प्लांट विद अ जीन टू प्रोड्यूस मोर ईपीएसपी, इट ओवरकम द इफेक्ट ऑफ ग्लाइफॉस्फेट। और ऐसे अपन ने किसी के बनाए हैं क्या, तो टोमेटो और पिटूनिया की ऐसी ट्रांसजेनिक स्पीसीज या ट्रांसजेनिक प्लांट बनाए जा चुके हैं। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ मेल स्टेरिलिटी। इसको समझते हैं। जब अपन ने मेंडलिज्म किया था, जेनेटिक मतलब जो अपने जेनेटिक्स वाला पोर्शन किया था, उसमें अपन ने देखा था कि जो अपन F1 जनरेशन ऑब्टेन करते हैं वो हमेशा ही क्रॉस पॉलिनेशन से ऑब्टेन करते हैं। और क्रॉस पॉलिनेशन बनाने के लिए अपन क्या चाहते हैं कि पहले उस प्लांट में जो नेचुरली सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है वो रोके, और ये करने के लिए अपन उसका मेल जो पार्ट है उसे कैंची से कट कर देते थे। अब पी प्लांट के केस में तो क्या होता है, एंथर वगैरह आसानी से दिखते हैं और कैंची वगैरह से कट हो जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रोसेस को इमेस्कुलेशन कहते हैं। और फिर वो क्या बन गया, फ्लावर जो है उसमें सिर्फ फीमेल वाला पोर्शन रहा, मेल जो है कट हो गया। लेकिन कुछ और अगर प्लांट में यही एक्सपेरिमेंट करवाना हो, क्या पता उसमें इतने आसानी से इमेस्कुलेशन नहीं हो पाता हो, तो फिर इमेस्कुलेशन टाइम भी कंज्यूम करेगा, पैसा भी कंज्यूम करेगा और बहुत सारा एफर्ट भी कंज्यूम करेगा। तो उससे बचने के लिए अपन ऐसी जेनेटिक मॉडिफाइड स्पीसीज बनाएंगे जिसमें नेचुरली जो फ्लावर जो लगते हैं उसके जो मेल फ्लावर है वो स्टेराइल ही लो, जिससे क्या होगा,
जब अपन को क्रॉस पॉलिनेशन करवाना होगा तो इस वाले प्लांट को यूज कर लेंगे, क्योंकि इसमें मेल फ्लावर तो क्या होंगे, स्टेराइल, तो इमेस्कुलेशन की नीड ही नहीं होगी। अब ऐसा करने के लिए अपन क्या करते हैं, बेसिलस एमाइलोल्यूकिफिसेंस करके बैक्टीरिया होते हैं, उससे बार्नेस जीन ऑब्टेन करते हैं, और ये जीन को अपन इन प्लांटा मेथड से, बोले तो एग्रोबैक्टीरियम को क्या करेंगे, सीड के साथ रखकर, अपन ने देखा था इन प्लांटा मेथड, वो जीन को ट्रांसफर करा देंगे। अब जीन ट्रांसफर होने से क्या होगा, जब इसका एंथर डेवलपमेंट होगा, तो आपने देखा था सेकंड चैप्टर में कि एंथर जो होता है उसमें एक लेयर होती है टेपेटम, और वो टेपेटम जब तक अच्छे से काम नहीं करेगी तो वो न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा किसको, पॉलन ग्रेन को, जो डेवलपिंग पॉलन ग्रेन है, और वो अच्छे से बनेंगे नहीं, और स्टेराइल पॉलन ग्रेन डेवलप होंगे। तो ये जो जीन जो होती है वो बेसिकली क्या करती है, टेपेटल आरएनए को क्या करती है, खराब कर देती है, और इस वजह से अब वो एंथर का टेपेटम अच्छे से काम नहीं करेगा, फर्टाइल जो पॉलन ग्रेन नहीं बनेंगे, तो प्लांट कैसा हो गया, स्टेराइल, वो भी कैसा, मेल स्टेराइल हुआ, फीमेल अभी भी बराबर काम कर रही है, ठीक है। तो अपन ये यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिलेइंग फ्रूट राइपनिंग, फ्लेवर सेवर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, फ्लेवर सेवर क्या होता है। तो फ्लेवर सेवर बेसिकली जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप है, किसकी, टोमेटो की, और इसकी खासियत क्या है कि ये जो क्रॉप जो होती है, इससे जो टोमेटो बनेंगे वो आसानी से, मतलब राइपन नहीं होता है, आसानी से राइपनिंग नहीं होगी, तो इसे लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं, ये सड़ेंगे भी नहीं। और ये करने के लिए अपन क्या करते हैं, देखो बेसिकली क्या होता है, पॉलीगैलेक्टोयूरोनेज, ये जो होता है ये क्या करता है, सेल वॉल को डिग्रेड करवाता है, और प्लांट में फ्रूट राइपनिंग करवाता है, और फिर फ्रूट राइपनिंग के कुछ टाइम बाद में वो सड़ भी जाएगा। तो जो जेनेटिक मॉडिफाइड अपन ने टोमेटो बनाया है, ट्रांसजेनिक टोमेटो बनाया है, जिसे फ्लेवर सेवर कहते हैं, उसमें अपन ने क्या किया, ऐसा जेनेटिक मॉडिफिकेशन किया जिससे पॉलीगैलेक्टोयूरोनेज कम बने। अगर ये कम बनेगा तो सेल वॉल आसानी से डिग्रेड नहीं होगी, आसानी से राइपनिंग नहीं होगी, तो इसे लंबे समय तक अपन क्या कर पाएंगे, स्टोर कर पाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, आपको इस स्लाइड से अच्छे से देखना है। बीटी कॉटन बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, ये एक छोटा क्वेश्चन आ सकता है कि हर्बिसाइड रेजिस्टेंस का एक एग्जांपल दो, कैसे काम करता है, मेल स्टेरिलिटी के लिए कौन सी जीन को अपन इंसर्ट करवाते हैं, किस बैक्टीरिया से वो ऑब्टेन करते हैं, फ्लेवर सेवर क्या होता है। तो अच्छे क्वेश्चन है ये सारे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से फोकस कीजिएगा इस पे, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं अपन, जो लास्ट अपनी एप्लीकेशन है वो है ट्रांसजेनिक प्लांट बायोरिएक्टर। अब देखो बायोरिएक्टर का मतलब है कि ऐसी कोई लिविंग थिंग जो केमिकल प्रोड्यूस करे, उसे अपन क्या कहेंगे, बायोरिएक्टर, और प्लांट को अपन उसकी तरह यूज करने वाले, और कौन से प्लांट को, ट्रांसजेनिक प्लांट को। तो जेनेटिक मॉडिफाइड प्लांट आर यूज्ड एज बायोरिएक्टर, और इसमें अपन क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं क्या, वेरियस टाइप ऑफ केमिकल। प्रोडक्शन ऑफ जीएम प्लांट फॉर फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, विटामिन एंड एंटीबायोटिक आर नॉन एज मॉलिक्यूलर फार्मिंग। बोले तो ऐसे ट्रांसजेनिक प्लांट जिसे बायोरिएक्टर की तरह यूज कर सकते हैं, जिससे कुछ अपन केमिकल बनवा सकते हैं, ऐसे प्लांट की फॉर्मिंग करना, फॉर्मिंग तो क्या, बनाना, उन्हें अपन क्या कहेंगे, मॉलिक्यूलर फार्मिंग कहेंगे। और ऐसे कौन कौन से प्लांट है, ये सब अपने यहाँ पर एग्जाम्पल के फॉर्म में दे रखे हैं। इनसे अपन विटामिन बना सकते हैं, कोई वैक्सीन बना सकते हैं ईडिबल, और प्रोटीन बना सकते हैं, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। एक आप याद रखना गोल्डन राइस का, जो मैं पहले भी बता चुका हूं, गोल्डन राइस क्या करते हैं, ये जो जीएम प्लांट या ट्रांसजेनिक प्लांट होगा, इससे अपन क्या बनाने के लिए यूज कर रहे हैं, विटामिन ए। एक्चुअल में अपन को बनाना नहीं है, जिन पर्सन में भी विटामिन ए की डेफिशिएंसी होगी उन्हें सिर्फ गोल्डन राइस खाना है, जैसे वो यूजुअली राइस खाते हैं। और राइस में वो जो गोल्डन राइस जब खाएंगे तो उनके अंदर विटामिन ए का प्रीकर्सर चला जाएगा, बॉडी उस प्रीकर्सर को विटामिन ए में कन्वर्ट कर देगी, उस पर्सन में विटामिन ए की डेफिशिएंसी नहीं होगी। और एग्जाम्पल ये सब रहे, आप नोट कर लेना, इन सब का किसी का भी डिस्क्रिप्शन नहीं है अपने। तो मैं फिर समझा देता हूं कि जेनेटिक मॉडिफाइड प्लांट से अपन अगर कोई केमिकल प्रोड्यूस करते हैं तो उस जेनेटिक मॉडिफाइड प्लांट को अपन बायोरिएक्टर कह सकते हैं। और ऐसे जेनेटिक मॉडिफाइड प्लांट बनाना क्या कहलाता है, मॉलिक्यूलर फार्मिंग कहलाता है। क्योंकि अपन क्या कर रहे हैं बेसिकली, देखो प्लांट बनाने को अपन क्या कहेंगे, फार्मिंग। खेती बाड़ी में अपन क्या करते हैं, प्लांट ग्रो करवाते हैं। लेकिन अपन यहां पर जो प्लांट ग्रो करा रहे हैं वो बेसिकली कुछ ना कुछ केमिकल्स देंगे, कुछ मॉलिक्यूल्स देंगे, इसलिए इसको क्या कह दिया, मॉलिक्यूलर फार्मिंग कह दिया। ठीक है, कोई तकलीफ नहीं। इसका सबसे फेमस एग्जाम्पल कौन सा है, गोल्डन राइस, याद रखें। लास्ट टॉपिक लेते हैं अपन चैप्टर का,
पहला है एडवर्स इफेक्ट ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट। अगर अपन ट्रांसजेनिक प्लांट बनाए, वैसे तो अपन अपने यूजफुल के हिसाब से, अपनी जो यूजेज होते हैं उसके हिसाब से, नीड के हिसाब से बनाते हैं, पर क्या इसके कुछ उल्टे इफेक्ट हो सकते हैं, तो उनके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहला है पॉसिबिलिटी ऑफ अकरिंग अ न्यू एपिडेमिक। अब ये क्यों होगा, तो इसको समझो। देखो, जब अपन ने क्या किया कि जैसे अपन ने ऐसे ट्रांसजेनिक प्लांट बनाए जो किसी डिजीज के टूवर्ड्स में रेजिस्टेंस थे, इस वजह से वो पैथोजन जो होगा उसमें आसानी से क्या नहीं कर पाएगा, ग्रो नहीं कर पाएगा। क्या पता टाइम के साथ में वो पैथोजन जो है वो भी अपनी पावर बहुत बढ़ा ले, ताकि इस जीएम प्लांट के अंदर, जेनेटिक मॉडिफाइड प्लांट के अंदर अपनी डिजीज फैला सके। अगर वो इसमें भी फैला लेगा तो बाकी के जो प्लांट, जो नेचुरली प्लांट है, उनमें तो वो बहुत बड़ी आसानी से फैला पाएगा और फिर उसको अपन कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, तो कोई महामारी या कोई बड़ी बीमारी भी हो सकती है। तो ये पॉसिबिलिटी रह सकती है। दूसरा, जो जीएम प्लांट अपन बनाते हैं, अगर उन जीएम प्लांट को अपन यूज करें, मतलब जो कंज्यूम करें, तो कोई पर्सन में उसके लिए, उसको खाने के बाद एलर्जी हो सकती है। जैसे कोई पर्सन गोल्डन राइस कंज्यूम करे तो हो सकता है उसमें गोल्डन राइस से एलर्जी हो जाए, क्योंकि ये नेचुरल तो है नहीं। दूसरा, डेंजर ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल बायोडाइवर्सिटी। अब ये कैसे होगा, देखो सपोज करो कि एक प्रोसेस होता है जिसे कहते हैं नेचुरल सिलेक्शन। डार्विन का कंसेप्ट था, उसने कहा कि एक ही स्पीसीज के दो ऑर्गेनिज्म में से नेचर उसको सेलेक्ट करती है जो एनवायरनमेंट के हिसाब से ज्यादा एडप्टेड होती है, उसके नंबर बढ़ने लगते हैं, दूसरी के खत्म हो जाते हैं। तो अपन ने जैसे सपोज करो कि एक कोई क्रॉप थी ए, और अपन ने उसके साथ साथ एक अपन ने और क्रॉप बना ली, जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप, जो ज्यादा उससे सरवाइव कर सकती है, ज्यादा अच्छी है क्योंकि वो जेनेटिक मॉडिफाइड है। तो ऐसा हो सकता है कि टाइम के साथ में इसमें ज्यादा अच्छी एडेप्टेशन होने की वजह से नेचुरल सिलेक्शन इसका हो जाए और ये पूरी गायब हो जाए, तो नेचुरल जो बायोडाइवर्सिटी है वो पूरी खत्म हो सकती है। दूसरा, इफेक्ट ऑन एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, मतलब ट्रेडिशनल तरीके से जब अपन जो जिस तरीके से एग्रीकल्चर कर रहे हैं उसके अंदर क्या हो सकता है, इफेक्ट हो सकता है। और ये एक और प्रॉब्लम है, ट्रांसजेनिक प्लांट हर कोई तो यूज नहीं कर पाएगा, सिर्फ वो ही फार्मर यूज कर पाएंगे जिन्हें जेनेटिक इंजीनियरिंग का कुछ खास नॉलेज है, या फिर वो किसी ऐसे फार्म से जुड़े हुए हैं जिसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग करते हैं, वहां से वो सीड या जो भी जेनेटिक मॉडिफाइड प्लांट है वो ला सकते हैं। और इससे इकोसिस्टम का बैलेंस भी क्या होता है, बिगड़ता है। एक और चीज प्रॉब्लम है, जैसे सपोज करो कि मैंने एक प्लांट था, मान लो राइस था, ठीक है, और राइस में मैंने मान लो कुछ छेड़खानी कर दी और उसे जेनेटिक मॉडिफाइड राइस बना ली। हो सकता है कि टाइम के साथ नेचुरली वो जीन जो है दूसरे राइस में भी चली जाए किसी भी तरीके से, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से, और धीरे धीरे नेचुरली सारे के सारे राइस क्या हो जाए, जेनेटिक मॉडिफाइड हो जाए। और हो सकता है कि उससे सिमिलर जो कुछ क्रॉप होती है उसमें भी चले जाए, जैसे वाइल्ड स्पीसीज में चले जाए। अगर आप में से कुछ लोग वाइल्ड स्पीसीज में नहीं समझते, तो वाइल्ड स्पीसीज किसी प्लांट की, जैसे राइस की मान लो ऐसी कुछ सिमिलर वैरायटी की क्रॉप जो कल्टीवेट नहीं करते, नॉन कल्टीवेट सिमिलर रिजल्ट देने वाली जो होती है, उन्हें अपन क्या कहते हैं, वाइल्ड स्पीसीज कहते हैं। जैसे अपन चाय जो बनाते हैं, चाय टी बनाने के लिए जो क्रॉप यूज करते हैं, वैसी की वैसी टी लगने वाली और भी क्रॉप होती है जिसका कल्टीवेशन आसानी से नहीं होता, वो टी की क्या कहलाएगी, वाइल्ड स्पीसीज कहलाएगी। तो हो सकता है कि जो अपन ने जेनेटिक मॉडिफाइड बनाए ऑर्गेनिज्म, उनसे जीन नेचुरली सेम स्पीसीज में, वाइल्ड स्पीसीज में चले जाए, तो धीरे धीरे नेचुरल स्पीसीज नहीं रहेगी। कहने का मतलब है ये सारे क्या है, एडवर्स इफेक्ट भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है फ्यूचर ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट, मतलब अपन फ्यूचर में और क्या टारगेट रख रहे हैं, जहां जहां अपन क्या कर सकते हैं, जेनेटिक मॉडिफाइड प्लांट बना सकते हैं और क्यों बनाने। तो पहला है कि व्हीट और राइस ऐसे प्लांट पे अपन निफ जीन को इंसर्ट करवा दें। अगर ऐसा करने में अपन कामयाब रहे तो व्हीट और राइस वाले प्लांट को नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रॉब्लम ही नहीं होगी, क्योंकि निफ जीन क्या करती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करवा पाएगी और उनकी जो यील्ड होगी वो बढ़ जाएगी। दूसरा है ऐसे प्लांट बनाए जो इको फ्रेंडली हो, और तीसरा है ऐसे वैरायटी बनाए फ्रूट और वेजिटेबल की, जैसे फ्लेवर सेवर की जैसी, जो क्या करे, सीजन के साथ में डिपेंडेड ना हो, आसानी से खराब ना हो, आसानी से सड़े ना, हर सीजन के अंदर वो फ्रेश रहे, हर सीजन के अंदर ग्रो करे, ऐसी वैरायटी अपन ग्रो करवाना चाहेंगे।
कन्वर्जन ऑफ C3 प्लांट इनटू C4 प्लांट। C3 प्लांट को अपन किस में कन्वर्ट कर सके, C4 प्लांट में। ऐसा क्यों? क्योंकि C4 प्लांट की एफिशिएंसी ज्यादा होती है, ठीक है। अब C4 और C3 प्लांट जब मैंने फोटोसिंथेसिस में करवाए थे तब मैंने बताया था C4 प्लांट की एफिशिएंसी ज्यादा क्यों होती है। तो जाते जाते मैं आपको एक क्वेश्चन देके जाता हूं कि जिसको भी पता हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि क्यों C4 प्लांट की एफिशिएंसी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से अपन C3 को C4 के पैटर्न में कन्वर्ट करना चाहेंगे। इसी के साथ अपना ये चैप्टर नंबर 16 कंप्लीट होता है और साथ ही साथ में ये जेनेटिक इंजीनियरिंग वाली यूनिट भी कंप्लीट होती है। इसमें 3 चैप्टर थे, 14, 15 और 16। 14 जो था अपने सिलेबस से कट हो चुका है, 15 और 16 मैं करवा चुका हूं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले चैप्टर के वीडियो में। तब तक आप इसे अच्छे से नोट कीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और खूब सारा हार्डवर्क कीजिए और खूब खुश रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।